है सुपरफास्ट 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी में जारी गतिरोध खत्म होने के कगार पर है। सूत्रों से खबर है कि नए सिरे से बातचीत हो रही है और शिवसेना बीजेपी को 119 से बढ़ाकर 124 से 125 सीटें ऑफर कर सकती है। सीटों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ने 2 टूक कह दिया था कि 119 सीटें उसे मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की 2 बार आज बैठक हुई और उसके बाद ये संदेश शिवसेना तक पहुंचा दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने ये बार बार कहा है कि 119 का आंकड़ा, ये विषय हमने अभी इस चर्चा में लाया ही नहीं है। बीजेपी ने शिवसेना के सामने एक और फॉर्मूला रखा और कहा कि जिन 59 सीटों पर शिवसेना आज तक नहीं जीती है उसमें बीजेपी को भी हिस्सेदारी दी जाए। जो सीट कभी शिवसेना ने जीती ही नहीं, जो सीट ऐसे 59 सीट है, ऐसे सीट के बारे में चर्चा करके उसमें से कुछ सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलनी चाहिए। दरअसल शिवसेना 155 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं बीजेपी 135 सीटों पर लड़ने के पक्ष में है। दोनों पार्टियों की ये डिमांड मिला दे तो 290 सीटें हो जाती हैं, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 288 सीटें हैं और छोटी पार्टियों को भी हिस्सा देना है। बीजेपी का कहना है कि वो शिवसेना से गठबंधन तोड़ने के हक में नहीं है, लेकिन समझौता सम्मानजनक होना चाहिए। 15 अक्टूबर को कांग्रेस राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करने के लिए महायुति कायम रहनी चाहिए और सम्मान और समाधान के साथ युति होनी चाहिए। शिवसेना की सीएम पद की डिमांड पर बीजेपी नेता सुधीर ने कहा कि अभी मुद्दा मुख्यमंत्री का पद का नहीं है, बल्कि कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र का है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात अभी नहीं है। हमें तो गरीब जनताओं की आशा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गरीबों के सम्मान में महायुति मैदान में ये विचार के साथ आगे जाने की हमारी सोच है। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने फिर जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। राउत ने बीजेपी से जारी गतिरोध पर कहा कि इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार किसी भी हालत में कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बने और शिवसेना का मुख्यमंत्री मंत्रालय में बैठे। सीट शेयरिंग की जो बातें रुकी है कुछ समय के लिए, लेकिन बने और शिवसेना का मुख्यमंत्री मंत्रालय में बैठे। सीट शेयरिंग की जो बातें रुकी है कुछ समय के लिए, लेकिन हम निराश नहीं है। उधर महाराष्ट्र में शिवसेना से गतिरोध की जानकारी देने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दूसरी बार पीएम से मिलने पहुंच गए हैं। इससे पहले करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच दोपहर में बातचीत हो चुकी है। शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दखल दे सकते हैं। सूत्रों से खबर है मोदी शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से गठबंधन को लेकर बात कर सकते हैं। बीजेपी शिवसेना में भले ही सीटों को लेकर मामला नहीं सुलझा हो, लेकिन शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अपनी सीट तलाश ली है। सूत्रों से खबर है कि उद्धव दादर या फिर विलेपार्ले या फिर दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वृंदावन की विधवाओं को लेकर दिए गए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के एक बयान पर सियासी गलियारी में हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने हेमा मालिनी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया और बयान पर माफी मांगने की मांग की। दरअसल वृंदावन के दौरे पर हेमा मालिनी ने कहा था कि दूसरे राज्यों की विधवाएं वृंदावन में न आए। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसी महिलाओं ने भीख मांगकर बैंक बैलेंस बना लिया है, ऐशो आराम से रहती हैं फिर भी भीख मांगती हैं। शिरडी के साईं बाबा की पूजा की खिलाफत कर रहे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर धर्म संसद बुलाई है। 24 से 27 जनवरी के बीच ये धर्म संसद एमपी के बैतूल में होगी। शंकराचार्य ने इस धर्म संसद में सभी सनातनियों और धर्माचार्यों को बुलाया है। उनका कहना है कि इन सभी को अपने धर्म के प्रति पीड़ा होनी चाहिए और जो भी इस धर्म संसद में नहीं आएगा वो धार्मिक नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा कि साईं के नाम पर हिंदुओं को बहकाया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह के सरकारी बंगले का विवाद बढ़ता जा रहा है। अजीत सिंह का कहना है कि उनके सरकारी बंगले को उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का स्मारक बना देना चाहिए। बाबू जगजीवन राम के नाम पे स्मृति भवन है, काशीराम जी के नाम पे है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे है। सारे देश के सब किसानों के नेता थे, सब लोग उनको मानते हैं और इसलिए इनको कम से कम बातचीत शुरू करनी चाहिए। जो लोग ये मांग उठा रहे हैं उनसे बात करनी चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो अजीत सिंह के सरकारी बंगले को स्मारक नहीं बनाएगी।
सरकार ने निर्णय किया कोई ऑफिशियल बंगलों को मेमोरियल नहीं बनाना चाहिए, ऐसा सरकार ने 14 साल 15 साल पहले निर्णय किया है। आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह ने गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल जाकर घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ये प्रदर्शनकारी कल अजीत सिंह के बंगले को लेकर गाजियाबाद में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी मुरादनगर बवाल में घायल हुए किसानों का हालचाल लेने मेरठ के एक निजी अस्पताल पहुंचे। जयंत ने कहा कि पूरा मामला राजनीतिक नहीं भावनात्मक है। साथ ही उन्होंने 12 तुगलक लेन को मेमोरियल बनाने की मांग को सही ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएनएन को दिए गए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। पीएम बनने के बाद अपने पहले इंटरव्यू में सीएनएन चैनल से मोदी ने कहा कि भारतीय मुसलमान देश के लिए जीते हैं और देश के लिए ही मरते हैं और वो अलकायदा के बहकावे में नहीं आएंगे। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम ने सही फरमाया कि भारतीय मुसलमान देशभक्त हैं और आतंकी संगठनों के बहकावे में आने वाले नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने सही कहा है, एक बहुत बड़ी बात कही है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो हिंदुस्तान के लिए जीता है और हिंदुस्तान के लिए मरता है। पीएम नरेंद्र मोदी के बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है। मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि मोदी ने सही कहा कि मुसलमान सच्चे देशभक्त हैं। भारत के मुसलमानों ने हमेशा भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जो उन्होंने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मंत्री और आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में अभियान की रूपरेखा पर मंथन किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले जाने माने उद्योगपति और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच स्वच्छ भारत अभियान समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इन योजनाओं के लिए बिल गेट्स आर्थिक मदद करेंगे। बिल गेट्स और उनकी पत्नी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों के बीच देश से जुड़ी कई योजनाओं पर बातचीत हुई। हेल्थ सर्विसेज के लिए अनेक सब बातों के लिए वो सहयोग करना चाहते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं उनके टीम का इंटरेक्शन मेरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ लगातार है। बिल गेट्स ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। दोनों के बीच शहरी विकास योजनाओं और नई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। बिहार के राजगीर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नालंदा यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान बिहार के सीएम जीतन राम मांझी और सुशील मोदी भी मौजूद रहे। दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑल इंडिया रेडियो फ्री एसएमएस सर्विस लॉन्च की, जिसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारतीय मूल के रिचर्ड राहुल वर्मा को भारत में अमेरिका का नया राजदूत बनाया है। रिचर्ड भारत में अमेरिकी राजनयिक बनने वाले पहले भारतीय मूल के अमेरिकी होंगे। 3 दिनों का दौरा खत्म होने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली से चीन के लिए रवाना हो गए हैं। जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लेग्युआन ने विमान में सवार होने से पहले हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। शी जिनपिंग को बधाई देने के लिए सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। रवानगी से पहले जिनपिंग और उनकी पत्नी ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से हाथ मिलाकर मेहमान नवाजी के लिए थैंक यू कहा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरे के आखिरी दिन उनसे होटल ताज पैलेस में जाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मिली। सोनिया के साथ उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता थे। सोनिया गांधी से पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने पहुंची। होटल ताज पैलेस में दोनों के बीच ये मुलाकात हुई। तो वहीं चीनी राष्ट्रपति की विदाई के दिन भी तिब्बतियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ताज पैलेस होटल के पास तिब्बती प्रदर्शनकारी जमा हुए और पोस्टर बैनर लेकर शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी की। जिनपिंग ताज होटल में ठहरे हुए थे। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की तो वो सड़क पर लेट गए। सभी का कहना था कि हम चीन से तिब्बत की आजादी की मांग करते हैं। पुलिस ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों को उठाकर घसीटते हुए वहां से हटाया। प्रदर्शनकारियों में कई लड़कियां भी थी। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से रकम निकालने के मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।
लालू प्रसाद यादव खुद कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील ने सीबीआई के सबूतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि देवघर और चाईबासा दोनों मामलों में सबूत समान हैं। सीबीआई ने उनके वकील की दलील को बेबुनियाद बताया। इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी तरीके से रकम निकलवाने के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। अब देवघर ट्रेजरी से फर्जी निकासी के मामले में फैसला आना बाकी है। घोटाले के आरोपियों से मिलने के मामले में सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा को फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रंजीत सिन्हा पर आरोपियों से मिलने का इल्जाम लगाया। सीएजी शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। मुंबई में लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में मुंबई मकोका कोर्ट ने फैसला 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है। साल 2006 में 1 जुलाई को मुंबई की लोकल ट्रेन में धमाका हुआ था, जिसमें 187 लोग मारे गए थे। बाढ़ की तबाही से उबरने में जम्मू कश्मीर लगा हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस त्रासदी में अब तक 277 लोगों की जान गई है। हालांकि बेघर और तबाह हुए लोगों की तादाद लाखों में है। अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर आपदा के बहाने दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक अपने फंड से कश्मीर राहत कोष में पैसा देना चाहते हैं, लेकिन एलजी को आपत्ति है। ट्वीट कर केजरीवाल ने लिखा कि आपके 27 विधायकों ने विधायक फंड से 20 लाख जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री राहत कोष में देने के लिए दिल्ली सरकार को लिखा था, लेकिन सूत्रों से खबर है उपराज्यपाल ने आपत्ति जताई। आखिर क्यों? इसके अलावा केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि पिछले साल उत्तराखंड बाढ़ राहत के लिए दिल्ली के सभी विधायकों के फंड से 10-10 लाख रुपए भेजे गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में आपत्ति क्यों है? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और शहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए 11 डॉक्टरों की एक टीम का पैनल भेजा है। ये लोग अपने साथ जरूरी दवाइयां भी ले गए हैं। बाढ़ के बाद महामारी रोकने के लिए डॉक्टरों ने संकल्प लिया। संगम नगरी इलाहाबाद में जम्मू कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की सलामती के लिए जुमे की नमाज के बाद विशेष दुआ की गई। लोगों ने राहत काम में तेजी लाए जाने की मांग भी की। हरियाणा के अंबाला में पॉलिटेक्निक के एक छात्र की पिटाई की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल के ही एक टीचर ने संस्थान के परिसर में ही डंडों और लात घूंसों से छात्र की बुरी तरह पिटाई की। टीचर की ये करतूत एक छात्र ने अपने कैमरे में कैद की। इस छात्र की गलती बस इतनी थी कि इसने अपने एक सहपाठी की एक किताब नहीं लौटाई थी। पहले उस छात्र ने इसके चेहरे पर पेन से वार किया, फिर अपने रिश्तेदार टीचर से इसकी पिटाई करवाई, जिससे ये बुरी तरह घायल हो गया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया है। छात्र कैंपस में छात्रा से छेड़खानी और विरोध प्रदर्शन कर रहे 35 छात्रों की गिरफ्तारी के मामले में विरोध प्रदर्शन ये छात्र कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीसी के मनमाने रवैये और छात्रों पर हुई पुलिस ज्यादती और छात्रा से छेड़छाड़ के विरोध में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने गेट के बाहर प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम के गुस्साए कर्मचारियों ने कई गाड़ियों को निशाना बनाया। दरअसल बिजली विभाग के ठेकेदार ने एक सफाई कर्मचारी की पिटाई कर डाली थी, जिससे भड़के उसके साथियों ने इस तरह से हंगामा मचाया। एमपी के भिंड में एक स्कूल के बाहर लड़कियों से छेड़खानी कर रहे मंचलों पर पुलिस का कहर टूटा। पुलिस ने एक-एक मंचले की लात घूस और डंडों से जमकर पिटाई की। छात्राओं ने बताया कि इन लोगों के डर से वो परीक्षा देने जाने से भी डर रही हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 युवकों पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। इन महिलाओं ने दोनों युवकों को जमकर पीटा। दरअसल ये युवक तुकोगंज इलाके में छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बना रहे थे। इन महिलाओं ने रंगे हाथों इन युवकों को पकड़ लिया और फिर जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक शख्स ने हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़ जाने से हड़कंप मच गया। ये शख्स 200 फीट ऊंचे टावर पर जा चढ़ा और करीब 24 घंटे तक टावर पर ही बैठा रहा। ग्रामीणों की मदद से इसे किसी तरह नीचे उतारा गया। बताया जाता है ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है। हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर इसके चढ़ने की खबर मिलते ही बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई काट दी। पुलिस और कई लोग उसे गुरुवार को दिन भर समझाते रहे, लेकिन आज जाकर वो नीचे उतरा। कहते हैं देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में फिर से एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। रिहाई की खबर पर जब परिजन जेल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कैदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल पहुंचने पर कैदी की मौत हो चुकी थी। घर वालों का आरोप है कि रिंकू को जहर देकर मारा गया, क्योंकि उसके शरीर को जब देखा गया तो पूरा नीला नजर आ रहा था। तिहाड़ जेल में 5 दिन के भीतर ये तीसरी मौत है। 14 सितंबर को रियाजुद्दीन नाम के कैदी की मौत हो गई थी।
दिल्ली के अलीपुर इलाके में सड़क किनारे एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बताया कि शख्स की वर्दी देखकर लग रहा है कि वो प्राइवेट ड्राइवर था। गाजियाबाद में एक परिवार को शराब माफिया के विरोध की कीमत बेटी की जान देकर चुकानी पड़ी। कोलकाता में टैक्सी हड़ताल का आज दूसरा दिन है। कोलकाता की सड़कों पर दूसरे दिन भी टैक्सियां गायब रही। कोलकाता में किराया बढ़ाने की मांग को लेकर टैक्सी यूनियन हड़ताल पर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एमपी के धार के सरदारपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यूपी के बिजनौर में एक बार फिर से पंचायत का तुगलकी फरमान आया है। यहां पर पंचायत के आदेश पर 2 सगे भाइयों और उनकी पत्नियों को पेड़ से बांधकर न सिर्फ पीटा गया बल्कि उनके जूते पर थूक कर चाटने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। खबर के मुताबिक इस परिवार पर आरोप है कि इनकी मदद से इनका एक रिश्तेदार गांव की एक लड़की को अपने साथ भगा ले गया है। यूपी के बाराबंकी में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यूपी के बलरामपुर में एक दारोगा पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में एक प्राइवेट कंपनी में लिफ्ट के नीचे दबकर 2 कर्मचारियों की मौत हो गई। तो यूपी के अमरोहा जिले में हुए एक सड़क हादसे में मंडी समिति के सचिव सहित 5 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में अंबिकापुर में प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के भरतपुर में स्कूल बस पलट जाने से एक छात्रा की मौत हो गई। कानपुर के बिठूर इलाके में तेज रफ्तार कार ने एक मासूम को टक्कर मार दी और इस टक्कर में मासूम की मौके पर ही जान चली गई। यूपी के गाजीपुर में केनरा बैंक के एटीएम से शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर में शातिर अपराधी पिंकू सिंह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। पिंकू सिंह को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। गुजरात पुलिस के साथ मिलकर लखनऊ पुलिस ने छोटा राजन गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया। अमृतसर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार करके इनसे चोरी के गहने जब्त किए हैं। असम के लंका लामडिंग इलाके में नेशनल हाईवे के किनारे 4 बोरों में बंद 4 युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बिहार के रक्सौल में एसएसबी ने 1 लाख के जाली नोटों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। भोपाल में बीजेपी समेत हिंदू उत्सव समिति और सिंधु सेना ने गरबों में पहचान पत्र के जरिए प्रवेश देने की मांग की। प्रसिद्ध सारंगी वादक उप्पलापू श्रीनिवासन का शुक्रवार को चेन्नई स्थित एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वर्ल्ड रैंकिंग में जीयू को नंबर 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। जीयू के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई दूसरे नंबर पर।